हेडिंग बनाओ, लिक्विड सॉल्यूशन मेड बाय dissolving gas into liquid। किसको हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं? गैस इंटू लिक्विड। गैस को डिजोल्व कर रहे हैं, किसमें डिजोल्व कर रहे हैं? लिक्विड। तो गैस यहां पर क्या है? लिक्विड यहां पर क्या है? सॉल्वेंट। गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। तो सॉल्युबिलिटी का यहां भी डेफिनेशन वही होगा कि द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यही होगा। लेकिन हम लोगों को बेसिकली यहां पर पढ़ना क्या है? ये पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी को कौन इफेक्ट कर रहा है, कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी को, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड को कौन बढ़ा दे रहा है और कौन कौन फैक्टर घटा दे रहा है। इसी चीज को हम लोगों को स्टडी करना है। तो सॉलिड इनटू लिक्विड में भी 3 फैक्टर थे, वही 3 फैक्टर यहां भी आ जाएगा। पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर क्या था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और तीसरा फैक्टर क्या था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, यहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो नहीं था उस वाले में, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या था? इनकंप्रेसिबल था। लेकिन गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है, तो जो हाईली कंप्रेसिबल सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, किससे? प्रेशर से। तो हम लोगों को क्या लिखना होगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी किसका? ऑफ गैस इंटू लिक्विड। गैस इंटू गैस का लिक्विड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपको मालूम है? बोलिए। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकेंड जो है वह क्या है? इफेक्ट ऑफ, बोलिए, टेम्परेचर। थर्ड क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो गैस के भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। जाके बात कर लो।
चलो पहला इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इस चीज को हम लोग करते हैं, देखो क्या है, यहां पर भी वही फ्रेज काम करेगा जैसे वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब बोलिए लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मीनिंग क्या हो गया, इसका क्या मतलब होता है। तो जो भी पोलर गैसेस हैं, अब जैसे देखिए O2 नॉन पोलर गैस है, N2 नॉन पोलर गैस है, H2 नॉन पोलर गैस है, जितने भी इनर्ट गैस हैं ये सभी के सब नॉन पोलर हैं, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर नॉन पोलर गैसेस, नॉन पोलर गैसेस एंड these are not reactive, these are not reactive, not reactive with water, और ये वाटर से रिएक्शन भी नहीं करता है, इस वजह से their solubility is very small, is very small in polar solvent, in polar solvent water। तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, काफी कम। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन बहुत कम सॉल्युबल क्यों है पानी में, तो आप क्या बताइएगा, पानी है पोलर और ऑक्सीजन है नॉन पोलर। यही सही है नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, इनर्ट गैसेस के लिए, है ना। तो उसमें भी मास पर डिपेंड करता है, जिसका मास ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना। नॉन पोलर में भी है, वेट पर निर्भर करता है, साइज पर निर्भर करता है, तो वो सब चीज भी हम लोग देखेंगे। तो यहां देखो जरा कि ये सब क्या है, नॉन पोलर गैसेस हैं और पानी के साथ रिएक्शन भी नहीं करते हैं। तो नॉन पोलर के साथ साथ पानी से रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन सबों की सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन पूछ गए, अब देखो जैसे CO2 है, CO2 जो है इज ऑल्सो ए नॉन पोलर गैस, ये भी एक नॉन पोलर गैस ही है। ये कैसा गैस है, नॉन पोलर है, बट इट रिएक्ट्स विथ वाटर, ये पानी से रिएक्शन कर लेता है विथ वाटर, एज वेल एज अंडरगो डिसोसिएशन इंटू आयंस, है कि नहीं। एक तो CO2 भी नॉन पोलर है, क्यों नॉन पोलर है आप जानते हैं, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर रहेगा, ऑक्सीजन के तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट भी ऑक्सीजन 180 डिग्री पर है। दो इक्वल वेक्टर हो और 180 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। तो म्यू नेट इसका जीरो है ना, तो ये जीरो है, लेकिन ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए और भी गैसेस हैं, जैसे ये देखिए सी कौन है, जैसे अमोनिया है NH3। अब NH3 आप मॉलिक्यूल जान रहे हैं कि ये क्या है, इस तरह से HH लोन पेयर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर। तो अमोनिया गैस कैसा है, बताइए, पोलर है, हाईली पोलर है, ठीक है।
और ये पानी के साथ रिएक्शन भी करता है। तो अमोनिया गैस है ना, अमोनिया इज पोलर एंड रिएक्ट विथ वाटर एंड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म क्या करेगा, बोलो, वीक बेस। और वह बेस कौन है बताइए, NH4। और NH4OH वीक बेस है तो डिसोसिएशन में भी चला जाएगा। किसमें जाता है, NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस, है कि नहीं। इस वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया भी क्या है, ज्यादा हो जाएगा। देयरफॉर solubility of ammonia NH3 is very high in water। तो वाटर में इसकी solubility बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर HCl को देखिए, HCl इज ए पोलर, यहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये कैसा गैस है बताइए, ये पोलर गैस। पोलर है और पानी में डिसोसिएट भी कर जाता है, मतलब डिजोल्व तो हुआ और डिसोसिएट भी हुआ, तो ज्यादा ना डिमांड बढ़ गया ना HCl का। तो इस वजह से पोलर एंड अंडरगोज डिसोसिएशन therefore its solubility is high also, its solubility is high। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉन पोलर की ही सॉल्युबिलिटी सिर्फ कम है, अगर नॉन पोलर है रिएक्शन कर लेता है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जा रहा है, पोलर है और रिएक्शन भी कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, पोलर है और रिएक्शन नहीं कर रहा है लेकिन डिसोसिएट हो जा रहा है इनमें तो भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो वैसे गैस जो पोलर हैं या रिएक्टिव हैं या पानी के अंदर आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दोज गैसेस व्हिच आर नॉन पोलर, व्हिच आर नॉन रिएक्टिव विथ वाटर। जो नॉन पोलर है और पानी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेचर ऑफ गैस है ना बहुत हद तक ये बता रहा है कि किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा और किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम, ठीक है। नॉन पोलर कहां पर, जितने भी ऑर्गेन जैसे बेंजीन में है ना, अल्केन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे ए वाला जो हम लोग कह रहे हैं ए H2O, इस वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी स्मॉल है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये मोर सॉल्युबल किस में होगा, मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन सा हो सकता है, जैसे CCl4, CS2, बेंजीन, पढ़े थे ना। तो ये सब में इन सब का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़े। इससे पहले भी लिखा है, अच्छा वो तो नोट कर लिए थे। जल्दी से नोट करो, कितना क्लास छूटा है, हद कर दी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो सॉलिड वाले केस में क्या था कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड के लिए इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक था, पॉजिटिव था, है ना। लेकिन ये गैस के लिए ना मोस्टली क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और ली चैटलिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि एंडोथर्मिक टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो फेवर्ड होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक क्या होता है, बैकवर्ड चला जाता है, बैकवर्ड चला जाएगा। तो लिखो फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस, फॉर मोस्ट ऑफ द
गैसेस, है ना, solubility in water is an exothermic प्रोसेस। मतलब अगर कोई गैस है, समझ रहे हैं आप, अगर कोई गैस है और इसको लिक्विड में मतलब वाटर में आप डिजोल्व करते हैं तो ठीक है, सॉल्यूशन तो बनेगा, है ना। गैस का लिक्विड में जाना डिजोल्यूशन ही कहलाता है ना। लेकिन सॉल्यूशन से गैस भागता है जब बाहर में से, मतलब बाहर भागता है, तो इसको हम लोग एस्केप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केप। तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, समझ गए, लिक्विड सॉल्यूशन जो बनेगा, इसका इंथाल्पी जो होगा वो मोस्टली क्या होता है? निगेटिव होता है। मोस्टली क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा। और अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक solubility is favored at lower temperature, मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग यह है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। मतलब अगर आप यहां ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहें इस तरह से, वाई एक्सिस पर सॉल्युबिलिटी को आपने प्लॉट कर दिया, या टेम्परेचर को प्लॉट कर दिया, ठीक है, तो इसके ग्राफ इस तरह के कुछ हैं, है ना। टेम्परेचर जब लो होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाए। बोलिए, क्लियर है? तो इस तरह से ये है एक्सप्लेनेशन किसका? बोलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स किसको बोलते हैं? मछली है ना, मोस्टली मछली जो फिश है, तो उनसे पूछा जाए, आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ठंडी का दिन और गर्मी का दिन है, दोनों वक्त तालाब में क्या है? मछलियां हैं, रिवर में है ना, तो कब उनका लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होता है? ठंडी के दिन में वो ज्यादा मस्त रहते हैं या गर्मी के दिनों में? ठंडी में। क्यों? ठंडी में टेम्परेचर, विंटर सीजन में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर कम होगा मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ज्यादा होगा, है ना। तो उसके गिल्स में जो वाटर करंट जा रहा है उससे उसको खूब ज्यादा मात्रा में मिलेगा, एडिक्वेट अमाउंट में उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो क्या होगा? एकदम मस्त है। लेकिन जैसे जैसे अभी टेम्परेचर जैसे राइज कर रहा है, तो टेम्परेचर जब राइज करेगा तो घुला हुआ जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होगा? एस्केप आउट होगा। मतलब ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वाटर में वो क्या हो जाएगी? कम। तो मछली को क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। उसको जितना ऑक्सीजन, तो वो किनारे की तरफ भागेगी, ऊपर मुंह करके मतलब सांस लेने की, लेकिन ऊपर तो ऑक्सीजन का क्या है? पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। बात समझ गए? आपको बहुत ज्यादा हवा मार दिया जाए, आप ठीक से ले पाएंगे नहीं। तो इसलिए वो लोग मछली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो वाटर करंट को जब गिल्स में पास करा करके उससे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको लेता है लोग। ठीक है, तो ठंडी के दिन में वो अपने लाइफ को बड़ा कंफर्टेबली सस्टेन करता है लोग, लेकिन वहीं गर्मी के दिनों में वो लोग बहुत ज्यादा, इसीलिए देखते हो कि किनारे पर बहुत सारी, जब बहुत ज्यादा पानी गर्म हो जाता है तो बहुत सारी मछलियां जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से किनारे की तरफ भागती हैं और मरी पड़ी पाई जाती हैं। समझ गए? तो यही है। तो यहां पर हम लोग इस बात को भी लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, आप जल्दी से नोट करिए, तो फटाफट नोट करिए।
तो नेक्स्ट है क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas into liquid या वाटर, गैस इंटू वाटर। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है ना। गैस क्या होता है? हाईली। एक पॉइंट लिखिए, तो लिखिए, solubility of gas into liquid, solubility of gas into liquid is highly affected by variation in pressure, pressure over the gas, because gases are highly compressible, गैस जो है वह क्या है? हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर पर डिपेंड करती है। फुल स्टॉप। इट इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। किसके एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेनरीज लॉ। ये इंपॉर्टेंट रोल है, लॉ है आपके बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, सब में। एक्चुअल में इस चैप्टर से अब एक ये इंपॉर्टेंट, पहले तो कंसंट्रेशन, मोलारिटी तो पहले भी आप लोग पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, लेकिन 12th का असली टॉपिक यहां से शुरू होता है, हेनरीज से, है ना। वो तो जस्ट एक रिवीजन था। तो यहां पर हेनरी, इसे क्वेश्चन आना ही है, आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो हेनरीज कहता क्या है कि देखो भाई, वो पहले शुरुआत किया, दो तरह का स्टेटमेंट दिया है। पहले बताया क्या कि इफ solubility of gas, है ना, in liquid is taken as, है ना, mass per unit volume, मास मतलब डिजॉल्व मास, यहां पर क्या है? डिजॉल्व्ड मास इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे समझो, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसने ये चीज बता दिया। तो उसको क्या उसने बताया कि ये जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। मतलब उसने एक सीधा साधा लाइन ये बोला कि प्रेशर ओवर द गैस, प्रेशर, या इस तरह से लिखो, solubility of gas, है ना, is in liquid is directly proportional to pressure over the gas, और उसने क्या बताया कि ये जो m जो है, m इज प्रोपोर्शनल टू p, मतलब m इक्वल टू kp। और आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन इस पर दिया भी है, शायद 13 नंबर क्वेश्चन इसी पर है, ठीक है। लेकिन ये पॉपुलर फॉर्म नहीं है, इसका पॉपुलर फॉर्म नहीं है। ये समझाया, एक बात तो ये समझा ही दिया है, इस सॉल्युबिलिटी को किस फॉर्म में लिया गया है? मास के फॉर्म में, ठीक है। और वो कौन सा मास है? सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व। समझ गए क्या बोला गया?
गैस का मास डिजोल्व जो है कितने में, 1 लीटर में या कोई भी यूनिट वॉल्यूम में डिजोल्व है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हाँ प्रेशर के। प्रेशर आप समझिए इसको, इस तरह का है। मान लीजिए ये लिक्विड है, वाटर ही है, ये वाटर है और इसके ऊपर में गैस है और इस पर आपने एक पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन है, पिस्टन है। यहां पर ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से, इस तरह के गैस के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे और इस पर आपने एक वजन रख दिया है, मान लीजिए एम मास रख दिया है। तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, इस पर एक प्रेशर लग रहा है तो ये स्ट्राइक करते हैं, ये क्या होंगे, सरफेस, लिक्विड सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे, है ना। क्योंकि प्रेशर अभी कम है तो कम ही मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड के अंदर जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कम ही गैस का मॉलिक्यूल। क्यों, अभी एक ही ब्लॉक हम लोगों ने प्लेस किया है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ब्लॉक बढ़ा दिया जाए, मास बढ़ा दिया जाए, अगर ऐसा कर दिया जाए, इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए, ये लिक्विड्स है और इसके ऊपर मास को बढ़ा दिया जाए, इस तरह से मास बढ़ा हुआ है और इस तरह से ये M1 है, ये M2 है। तो अब क्या होगा, गैस का ऊपर में डेंसिटी बढ़ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ऊपर में प्रेशर बढ़ गया है। अब ज्यादा गैस मॉलिक्यूल इंटर भी करेगा, ज्यादा गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड में इंटर करेगा। बात समझ गए। तो ऊपर का प्रेशर, ये जो प्रेशर मान लो P2 है और यहां का प्रेशर मान लो P1 है, P1 और P2 में अगर कौन बड़ा है, P2 बड़ा है, तो निश्चित रूप से डिजोल्व गैस का जो मास है उसमें क्या है, कौन बड़ा है, M2 बड़ा हो जाएगा, M2 बड़ा हो जाएगा। यही ये बात बता रहा है, मतलब इस तरह का ये प्रोपोर्शनलिटी दे दिया कि ये जो मास है ना, ग्राम पर लीटर में ये मास है और इधर जो है प्रेशर ओवर द गैस है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि इसका कंटेम्पररी था डाल्टन। कौन था, समकालीन था डाल्टन। और डाल्टन ने एक पार्शियल प्रेशर, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, काफी फेमस रूल है। वो क्या कहता है कि कोई एक मतलब कंटेनर है, उसमें बहुत सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेस डाल दिए गए हैं, बहुत सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसेस किसको कर रहे हैं, जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा के हमेशा गैस ही रह रहे हैं। तो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल से कोलिजन करते हैं, उनका कोलिजन होगा और प्रेशर जनरेट करते हैं। तो हर गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर होगा, हर इंडिविजुअल गैस का अपना पार्शियल प्रेशर होगा। अगर सारे कंपोनेंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर को सम कर दिया जाए तो निश्चित रूप से क्या मिल जाएगा, उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर मिल जाएगा, उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर। और उसके बाद उसने बताया कि देखो भाई, ये जो पार्शियल प्रेशर जो होता है या फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मतलब जिस मोल फ्रैक्शन में गैस अवेलेबल है उसी फ्रैक्शन में उसका प्रेशर भी होगा। ये कौन है, कौन, किसने बताया, डाल्टन ने बताया। किसने बताया, डाल्टन। तो इसको समझने के लिए पहले इसको आप लोग खटखट नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन तो इस पर है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसलिए हम ये बता दिए आपको, ठीक है। हम बता रहे हैं, उसको डाल्टन्स को भी बताएंगे। हाँ, उसी के बारे में बता, कार्बोनेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, शैंपेन, बात समझ गए ना। सोडा वाटर जो नहीं करते हो, पीते हैं, पीने के बाद कोका कोला पी लिया ढंग, या खोलते हो तो फिज निकलता है, वो सब हेनरी लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लिया। तो देखो, अब ये हेनरी का ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, लेकिन हेनरी ने अपना सब चीज बदल दिया। कैसे, पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझो, समझना इस बात को। ये क्या कहता है
कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, कि यहां पर यहां तक लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर है, अगर ये खाली भी रहता तो भी कोई बात नहीं, और इसमें बहुत सारे गैस भरे हुए, मान लो गैस 1 है, गैस 2 है, गैस 3 है, ऐसा, मतलब मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। क्या है? मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। समझे? तो अभी हम लोग गैस को इधर नहीं डाल रहे हैं, ऊपर में ही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये जो ऊपर वाला जो प्रेशर है ना, मतलब प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो है, पी टोटल जिसको हम लोग बोलते हैं, पी टोटल क्या है? प्रेशर ऑफ द बोलो मिक्सचर, मिक्सचर है ना, ये प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या है? तो वो सम है पार्शियल प्रेशर के। ये क्या है बोलो? सम ऑफ, हाँ, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। ऑल गैसेस कहने का मतलब ऑल कंपोनेंट गैसेस, ऑल कंपोनेंट गैस, जितने भी उसमें गैस हैं, कंपोनेंट गैसेस, कंपोनेंट्स। मतलब क्या हुआ? ये बता रहा है कि पी टोटल जो है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 है, नहीं है, PI है। अरे बोलो, इसको तुम बड़ा ही आराम से ऐसे भी लिख सकते हो कि पी टोटल जो है वह समेशन ऑफ क्या है? PI है। मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। ये क्या है? समेशन। और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस। लिख सकते हो कि नहीं? अब यहां पर एक और बात बता रहा है कि मोल टोटल मोल जो होगा, है ना, जो N टोटल होगा वह भी तो इसी तरह से होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि N टोटल जो है वह समेशन ऑफ क्या है? Ni है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बात है, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ये स्टेटमेंट दे रहा है कि प्रेशर फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी लो, वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब ith कंपोनेंट। समझ रहे हो? तो अगर हम लोग यहां पर इसको ऐसे लिखें कि PI फ्रैक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, PI बाई P टोटल, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? Ni बाई N टोटल, Ni बाई N टोटल। तो PI बाई P टोटल को हम लोग क्या, इसको मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने काई से सीखा है, लेकिन यहां काई डिस्टर्ब होगा। क्यों काई डिस्टर्ब होगा? क्योंकि यहां पर एक मोल फ्रैक्शन इसके अंदर लिखना है, और हम लोग अभी लिख रहे हैं कहां? लिक्विड के ऊपर। तो उसको XI नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? YI। क्या लिखेंगे? YI। तो यहां पर हम लोग YI लिख दें। तो तुम ही बताओ कि PI कितने के बराबर होगा? YI इंटू पी टोटल। अगर राउट्स लॉ पढ़ोगे वेपर प्रेशर के लिए, वहां भी इसका जरूरत है। अभी एक्चुअल में क्या है? ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड, ये लिक्विड के ऊपर का है, ये क्या होगा? यहां पर प्रोडक्ट हो जाएगा किसका? बोलो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है ना, एबव लिक्विड, अभी एबव लिक्विड ही है, एबव लिक्विड इनटू बोलो टोटल प्रेशर, तुम लोगों को लग रहा होगा सर ये पूरा पता। देखो, तो ये पहले तो 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना था, ठीक है।
अब इसको यहां पर तुम लोग एकदम तरोताजा हो गया। क्या हो गया कि गैस, खाली गैस, लिक्विड के ऊपर का कोई हिसाब किताब करना हो, पार्शियल प्रेशर जानना हो, है ना, तो देखना कि टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर ही, अभी लिक्विड उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वो क्या निकाल करके दे देगा तुमको, पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आ गया? तो ये पार्शियल प्रेशर तुमको निकाल दिया। अब ये प्रेरित हो गया किससे? डाल्टन से। कौन प्रेरित हो गया? हेनरीज। हेनरीज को लगा करे ये तो डाल्टन बहुत अच्छा बात बोल रहा है, ये कह रहा है कि जरूरी थोड़े है कि एक ही गैस होगा। जैसे हम लोगों का पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर ये एयर है, तो क्या एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही है? क्या सिर्फ नाइट्रोजन ही है? ना तो ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ आर्गन नहीं है, सिर्फ CO2 नहीं है, बल्कि इन सबों का मिक्सचर है। तो इन सबों का एक एटमॉस्फेयर जो ऊपर में प्रेशर है, पी टोटल हो गया। और इस पी टोटल में जो वॉल्यूम परसेंटेज है, जैसे बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन कितना है, लगभग 78%, 80% अभी मान के चलते हैं, 80% है, तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.8, 100 से भाग दे दो, तो मोल फ्रैक्शन भी उसका कितना होगा, 0.8। तो 1 एटमॉस्फेयर जो ये लग रहा है प्रेशर, उसमें पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना होगा, 0.8 एटमॉस्फेयर। मतलब 1 एटमॉस्फेयर जो ये प्रेशर है, ठीक है, अगर हम 80% नाइट्रोजन 78% मानेंगे तो कितना हो जाएगा उसका, नाइट्रोजन का अपना पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0.78 एटमॉस्फेयर। अगर 80% मान लिए तो 0.80 एटमॉस्फेयर होगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, क्लियर हुआ? ऑक्सीजन का पूछा जाए 21% है, 21%, तो कितना हो जाएगा उसका, 0.21 एटमॉस्फेयर। तो ये 1 एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 0.21 एटमॉस्फेयर है और इसका 0.78। और बाकी जो 0.01 बचा हुआ है उसमें सब है बाकी। अरे बोलो, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब IITS में क्या करेगा कि 1 एटमॉस्फेयर की जगह पर क्या कर देगा, 5 एटमॉस्फेयर, 10। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, वॉल्यूम फ्रैक्शन से ही मोल फ्रैक्शन, याद रखिए हमेशा कि जो वॉल्यूम फ्रैक्शन होता है गैस का, वहीं आपको क्या निकाल करके दे देता है, मोल फ्रैक्शन दे देता है। क्लियर, समझ रहे हो? तो ये मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ क्या है, इस बात को समझो। क्या कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जिस गैस का आप निकाल रहे हैं सॉल्युबिलिटी, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब पी गैस, ये क्या है, पी गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस, ओवर द लिक्विड सरफेस मतलब लिक्विड के ऊपर। पार्शियल प्रेशर कहां का देखना है, लिक्विड के ऊपर का। पार्शियल प्रेशर ओवर द गैस, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली अगर नहीं भी लिखना है तो प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, ठीक है, हालांकि होता है डायरेक्टली, मॉडरेट टेम्परेचर पर डायरेक्टली ही होगा। बात समझ गए? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बोलो, इस गैस के मोल फ्रैक्शन। कौन सा मोल फ्रैक्शन, वाई की एक्स, एक्स, वाई तो ऊपर था, एक्स नीचे सॉल्यूशन के अंदर, मतलब विद इन लिक्विड सॉल्यूशन, विद इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल और कांस्टेंट दोगे, इसको लिखते हैं KH। इसका कांस्टेंट क्या है, KH, और इंटू एक्स गैस। देख रहे हो? तो ये हेनरी लॉ का इक्वेशन है। हेनरी लॉ इक्वेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इसको और आप आगे ले जा सकते हैं। यहां पर KH क्या है, KH बताइए, KH क्या है, बोलिए, KH क्या है? KH को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कांस्टेंट। अच्छा, ये डिपेंड किस पर करता है, KH डिपेंड्स ऑन हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आता है आप, ठीक है, क्या बोलता है, KH डिपेंड्स ऑन, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन किस बात पर डिपेंड करेगा, पहला नेचर, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, दोनों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक ही टेम्परेचर पर गैस अलग अलग हो जाएगा, सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएगा, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगा, इस पर डिपेंड करता है।
दूसरा नेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलिए? टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। बात समझ गया? तो पहले इसको नोट करिए, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। आप कहां तक नोट किए थे आप लोग? ये वाला नोट किए थे? नहीं किए थे? हाँ ठीक, चलिए नोट करिए तो। ठीक है, देखो तो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है सबके लिए क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर गैस बदल दोगे तो इसको, जैसे देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट, यहां पर क्या लिखे? नेचर ऑफ गैस। अब तुमको दे दिया जाए कई तरह के गैसेस हैं, जैसे हीलियम है। क्या है? हीलियम। जैसे दे दिया जाए N2, H2, O2, है ना? तो इस तरह से CH2, CH4, CO2, ऐसे ये सब बहुत सारे गैसेस दे दिए गए। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह का कुछ ऑर्डर होता है। किसका? KH का। हेनरी लॉ कांस्टेंट का ये ऑर्डर होता है, KH का ये ऑर्डर होता है। KH इक्वल टू KH ऑर्डर फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं तो ये नेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, इस पॉइंट को और थोड़ा सा समझो। जैसे हम लोग क्या किए थे कि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हम लोगों ने क्या लिखा था? KH प्लस KH इंटू मोल फ्रैक्शन, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यहां पर क्या है? सॉल्युबिलिटी है। क्या है? सॉल्युबिलिटी है। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब मोलारिटी यहां पर नहीं लिया गया है, मोल फ्रैक्शन को ही कैसे लिया गया है? सॉल्युबिलिटी के टर्म। जनरली हम लोग सॉल्युबिलिटी क्या ले लेते हैं? मोलारिटी लेते हैं। लेकिन हेनरी लॉ में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस फॉर्म में लिया गया है? मोल फ्रैक्शन के। किसके फॉर्म में? मोल फ्रैक्शन। तो अच्छा, अगर इसको हम लोग कांस्टेंट कर दें, ऐसा कर दें कि ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या आप लिखिएगा? बोलिए KH इंटू सॉल्युबिलिटी। लिखिएगा कि नहीं? बोलिए। ठीक है, मतलब यह है कि अगर आपको KH या सॉल्युबिलिटी को लाना हो तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या लिखिएगा? बताइए तो। कांस्टेंट बाई क्या? बोलिए KH। होगा कि नहीं? अब इस बात को और थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए कि अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो अगर इस कांस्टेंट को हटाइएगा तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? हेनरी लॉ। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो, ये VVI हो गया आपके लिए कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वह KH के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं आपने? अरे बोलिए। तो KH के लिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, ये देखिए। एक क्वेश्चन तो एक ग्राफ दे देगा आपको, इस तरह का ग्राफ दे देगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ दे देगा और इस तरह के कई सारे लाइंस को प्लॉट कर देगा ऐसे। ठीक है, इधर दे देगा KH, इधर क्या दे देगा? KH। ठीक है, और इधर दे देगा टेम्परेचर। क्या दे देगा? टेम्परेचर। ठीक है, और इस पर लेबलिंग कर देगा गैस। तो आप बताइए जो लाइन KH एक्सिस के नजदीक है वहां पर KH वैल्यू ज्यादा है कि कम है एक ही टेम्परेचर पर? तो कैसे देखिएगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? यहां पर एक परपेंडिकुलर टेम्परेचर एक्सिस को कांस्टेंट कर देंगे, तो इसी टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? बोलिए। ये देखिए, इसका KH यहां, इसका KH यहां, इसका KH यहां।
बात समझ में आया? तो एक एच कम है, एक एच और ज्यादा, एक एच और ज्यादा, तो एक ही टेम्परेचर पर अब अगर आपको इस सब गैस में जैसे आपको दे दिया जाए हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो जिसका इसमें केएच का किसका लिखिएगा? सबसे ज्यादा केएच के। तो देखो यहां पर सॉल्युबिलिटी दे दिया जाए और क्या दिया जाए? गैस का नेचर दे दिया, इस तरह का तुमको कोई खास टेम्परेचर ही दे दिया जाए, मतलब किसी तरह का, तो तुम बताओ कि ग्राफ कैसे चलेगा? केएच बढ़ेगा तो इस तरह, एक केएच है तो तुम बताओ तो सॉल्युबिलिटी का ग्राफ कैसे जाएगा? इस तरह से जाएगा। सॉल्युबिलिटी केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखना हो ये सब गैस के लिए तो तुम कैसे लिखोगे? बोलो तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना। यहां पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, किसका ज्यादा होगा, किसका? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, बोलो। सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसका होगा? हीलियम। उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका होगा? N2 का। उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी H2, उससे ज्यादा O2 का, उससे ज्यादा CH4 का, उससे भी ज्यादा CO2 का, अमोनिया का और ज्यादा। बस समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन जोड़ करके आपसे पूछेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम फिर टेम्परेचर पर आते हैं। टेम्परेचर पर क्या करेगा? टेम्परेचर पर क्वेश्चन आपको आएगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो इस पर साधारण सा एक ग्राफ देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ये टेम्परेचर है और इधर केएच है, तो ग्राफ जब प्लॉट होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये कहां तक सही है? मॉडरेट टेम्परेचर। कहां तक है? मॉडरेट टेम्परेचर तक। लेकिन जब हाई टेम्परेचर होगा, यहां तक मॉडरेट है, उसके बाद ये ग्राफ कैसे चला जाएगा? नीचे। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में या जो कुछ भी बुक अभी तुम अपने लेवल में पढ़ोगे उसमें क्या होगा ग्राफ? बोलो कैसे होगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। बस यही मॉडरेट टेम्परेचर पर तुमसे पूछा जाएगा। टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केएच टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सॉल्युबिलिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर टेम्परेचर और केएच के बीच में ग्राफ पूछा जा रहा है, तो ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, अब इसमें भी क्या किया जाए कि अलग अलग गैस दे दिया जाए तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा। उसी तरह से ग्राफ हम लोग जो बनाया है ना, एक परपेंडिकुलर, इसी एक चीज को जब तीन चीजों के बीच में रिलेशन देखा जाता है उसमें एक को क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट कर देना पड़ेगा। एक को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। जेई मेन क्या करता है? उसमें जेई मेन का एक क्वेश्चन है, PYQ आपको बनवाएंगे, वहां पर देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। अब इधर दे दिया KH और इधर दे दिया था शायद टेम्परेचर ही दे दिया था, और इस तरह का कई ग्राफ प्लॉट कर दिया, इस तरह का कई ग्राफ। ठीक है, और उसमें ग्राफ जो दिया गया था अलग अलग था। तो हम लोगों को क्या यहां पर जैसे हीलियम दे देगा, यहां पर कौन हो जाएगा बोलिए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन इस तरह से, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आपको दे देगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ डिसेंडिंग कर्व जो आप देख रहे हैं केएच और टेम्परेचर, तो ये वाला आपके किताब में मिलेगा। और ये हाई टेम्परेचर पर ये ग्राफ कैसे चला जाता है? डिसेंडिंग चला जाता है। ये क्या है? एट हाई टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, है ना, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, यहां मैक्सिमम तक आएगा। ये मॉडरेट टेम्परेचर, ये कहां पर हो रहा है बोलिए? मॉडरेट टेम्परेचर। आपके बुक में तो सिर्फ ये वाला ग्राफ देगा, स्ट्रेट लाइन वाला, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो आपको इस ग्राफ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। खाली आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए और उतना से काम चल जाए इस बात की गारंटी नहीं है। तो और ये ऑर्डर आप लोग याद कर लीजिएगा, जो ये ऑर्डर लिखे हैं ना, इस ऑर्डर को याद कर लीजिएगा। केएच ऑर्डर क्या होता है? एक ही टेम्परेचर पर केएच ऑर्डर क्या होगा बताइए? सबसे ज्यादा हीलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उससे कम और सबसे कम। सॉल्युबिलिटी पूछ देगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा सा नोट कर लीजिए। कहां तक नोट किए थे इसमें आप लोग? हाँ, तो आप लोग कैसे नोट कीजिएगा? हम तो दोनों पढ़ा दिए हैं। आप ऐसा कीजिए कि पहले आप लोग नेट इसका वेरिएशन लिख लीजिए। किसका?
ए वाला नेचर ऑफ गैस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कौन वाला हम इसका बोल रहे हैं, इसी का ना एक्सप्लेनेशन है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, इस पर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए ये पूरा, और KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ लिख लीजिए, ठीक है। कौन वाला बाबू, ये वाला, इधर वाला, हाँ तो ये तो टेम्परेचर, ये सब पढ़ने के बाद लिख लो, है ना। अरे यही वाला ग्राफ जो है ना उस फॉर्म में, वो फॉर्म दिया जाएगा तो बना लोगे, और ये फॉर्म दिया जाएगा तो हो सकता है कि घबरा जाओ, क्योंकि अब बुक, जो भी बुक तुम पढ़ लो सारे बुक में कौन दिया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। मॉडरेट टेम्परेचर पर देता है, हाई टेम्परेचर वाला तो देता नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, इस पर हम ये वाला का एक्सप्लेनेशन दिया है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, इसको पहले कर लो, पहले इसको कर लो, ठीक है। फिर वाला आप लोग लिखे कि नहीं, ये वाला लिखे हैं, लिख लीजिए जल्दी लिख। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या बता रहा है बताइए, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH किस बात पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर। मेन क्या है, टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपको शॉर्ट में क्या याद रखना है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। लेकिन मेन कौन है, टेम्परेचर, मेन कौन है, टेम्परेचर। हो गया, नोट कर लिए आप लोग, चलिए ठीक, क्या लिख रहे हो गया। तो देखो अब आ जाते हैं मेन इक्वेशन पर, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, बोलिए KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, यही था ना। ये पार्शियल प्रेशर कब का है, बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहां है, ओवर द लिक्विड। ये कहां पर का है, हाँ ओवर द लिक्विड। और ये मोल फ्रैक्शन कहां का है, बोलो, मोल फ्रैक्शन कहां का है, विद इन लिक्विड, विद इन लिक्विड, विद इन लिक्विड। ये बात ध्यान में रखना है। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू, अब तो KH तो क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितने के बराबर होगा, अगर वाटर में डिजोल्व किया है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। बोलिए ऐसा लिखा जाएगा। अगर आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज क्या बोलो, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। तो जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा इसका मतलब उसमें गैस कम ही डिजोल्व है, और बहुत कम डिजोल्व है किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट। मतलब आप लिख सकते हैं कि N गैस प्लस N वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N वाटर। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए KH इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ, ठीक है। अगर वाटर 1 लीटर है तो हमेशा ये क्या होगा, 55.55। अगर 1 लीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ तो क्या हो जाएगा 55.55। तो ऐसे आपको करना है, वेट दिया हुआ है तो वेट से आपको काम कर लेना है। एन गैस कितने के बराबर होगा बताइए, वेट ऑफ गैस बाई मोलर मास ऑफ गैस, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। इसी तरह से जनरली यही निकालना होता है कि कितना मोल गैस डिजोल्व है। तो आपको क्या करना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है केज का यूज करिए, एन मोल ऑफ गैस निकाल लीजिए, है ना, एन मोल ऑफ गैस निकाल लेना है। तो इस पर क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से नोट करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पास बुक है क्या, आप लोग बुक नहीं लाए होंगे, आदत से लाचार हो गए हो तुम, बुक लाना चाहिए ना, कैसे फिर लिखोगे। तो
चलो हम क्वेश्चन लिख देते हैं जल्दी से, तुम लोग बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन है if nitrogen gas N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin. How many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water. Assume that N2 exert a partial pressure. N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 gas at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा पूरा ही लिख दिया है, अब इसको बनाना है। चलिए बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए, नोट कर लिए इधर वाला आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है, बोलिए क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर 293 केल्विन, है ना, वाटर है, इस तरह से कोई वाटर बॉडी होगा, है ना, यहां पर ये पानी है, ठीक है, और ऊपर में कौन है, नाइट्रोजन गैस। अब बहुत सारे नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और ये डिजोल्व हो रहे होंगे, इसके इंटर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अंदर में भी नाइट्रोजन गैस है, ऊपर में तो है ही, नीचे में भी नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और ये सारा काम कहां पर हो रहा है, 293 के, ठीक है। हाउ मेनी मिलीमोल्स, अब कह रहा है कि कितना मिलीमोल्स किसका, N2 गैस का, वुड डिजोल्व इन 1 लीटर। अगर ये जो पानी दिया हुआ है वह कितना है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर का 55.55 मोल, इसमें कितना मिलीमोल इसका, ये भी तो है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो मोल है, पहले तो आपको मोल निकालना पड़ेगा। मोल में आपको क्या करना होगा, 1 मोल में 1000 मिलीमोल, 1 मोल में कितना मिलीमोल हो जाएगा, 1000, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना मिलीमोल हो जाएगा। बात समझ गए। तो कह रहा है कि ये तो पहले तो आपको मोल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ। तो और आगे देखिए क्या कह रहा है, कहां से निकालिएगा, एज्यूम दैट N2 गैस एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर। हाँ, एक बढ़िया चीज दे दिया, ये बोल दिया कि ऊपर में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो है वो 0. कितना है, 0.987 बार, इतना बार, ठीक है, इतना बार प्रेशर है। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट, और हेनरी लॉ कांस्टेंट भी दे दिया है, KH भी दे दिया,